स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर चैप्टर किया था। कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस है और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ये सब हमने किया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी हमने कैपेसिटी फाइंड आउट की थी, C = ε0 A/T। आज हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, आज हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड आउट की थी, C की वैल्यू फाइंड आउट की थी। सपोज ये कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये इसकी प्लेट जो है, ये प्लेट फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट सपोज, और इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। तो जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, ऐसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। ये इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, राइट। ये जो कैपेसिटर्स की प्लेट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d, और जो प्लेट का एरिया है वो A है, राइट। अब देखिए, सपोज हमने जो प्लेट 1 और प्लेट 2 है, इसके बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अब इसके पास अगर Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है, और इसकी कैपेसिटी अगर C है, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर जो कैपेसिटर है, इसकी जो प्लेट्स 1 and 2, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा Q/C। सपोज अभी हमने किसी टाइम इसे स्मॉल प्लस Q स्मॉल Q चार्ज दिया, इसे माइनस Q चार्ज दिया, राइट। तो इस पे Q/C हो जाएगा। ये टोटल चार्ज है। हम जब इसे चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो इनिशियली पहले इसमें कोई चार्ज नहीं था, फिर धीरे धीरे इस पे चार्ज आता है। तो किसी टाइम इस पे चार्ज स्मॉल Q है, इसकी कैपेसिटी C थी, ठीक है। तो पोटेंशियल उस टाइम पर जाएगा Q/C इस पर। अब होता क्या है कि अगर हम इसे एडिशनल चार्ज dq देते हैं, इस प्लेट पर हम स्मॉल चार्ज dq लेकर आते हैं, तो उस चार्ज को यहाँ पे स्टोर करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। सपोज वो स्मॉल वर्क डन dw रहता है, और वर्क जो रहता है वो होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, जितना चार्ज हमने इसे दिया। तो dw की वैल्यू हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस था Q/C, और हमने इसे चार्ज दिया dq चार्ज दिया, स्मॉल वर्क है, राइट। तो इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं था, और फाइनली इस पे कैपिटल Q चार्ज आ गया। तो जीरो से कैपिटल Q चार्ज देने के लिए हमने जो वर्क डन करना पड़ा, टोटल वर्क डन हो जाएगा W = इंटीग्रेशन ऑफ Q/C dq, और Q की जो वैल्यू है वो 0 टू कैपिटल Q, हमने इतना चार्ज दिया। अब देखिए 1/C बाहर, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे Q का, 0 टू कैपिटल Q dq,
और ये हो जाएगा 1/c, क्यू का हो जाएगा Q²/2, 0 टू कैपिटल Q। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट। तो 1/2c ये हो जाएगा कैपिटल Q² माइनस 0। तो टोटल विघटन जो है ये हो जाएगा Q²/2c। अब इसे चार्ज देने के लिए जो एक्स्ट्रा एजेंसी ने, जैसे बैटरी हमने से कनेक्ट करी थी और बैटरी से इस पर चार्ज आया, चार्ज देने में जो वर्क था वो इसके अंदर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो जो ये वर्क था ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसे हम इसकी जो है एनर्जी, और इसे हम यू से डिनोट करेंगे। तो जो वर्क डन है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, हम ये कहेंगे यू। वैसे वो यहाँ पे जो होगा ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में होगा यू, और यू से अगर हम इसे डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा Q²/2c। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब इस पर Q चार्ज है और C इसकी कैपेसिटी है, राइट। और देखिए जो Q होता है वो CV के इक्वल होता है। तो अगर मुझे Q की वैल्यू, मैं यहाँ पे Q की वैल्यू CV पुट कर देता हूँ, तो U हो जाएगा C²V²/2c, C से C कैंसिल, तो U का एक फॉर्मूला हो जाएगा 12CV²। ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर हमें कैपेसिटी और पोटेंशियल पता है तो 12CV², चार्ज और कैपेसिटी पता है तो U²/2c। और अगर मैं यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो कैपेसिटी C होती है ये हो जाएगी Q/V, तो U हो जाएगा Q²/2 Q इंटू V, इससे ये कैंसिल हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 12QV। तो ये इसके फॉर्मूले हैं, ये Q²/2। तो U का फॉर्मूला एक तो हो जाएगा Q²/2c, एक हो जाएगा 12CV², और एक हो जाएगा 1/2QV। तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इट मीन्स कि इनिशियली जो ये कैपेसिटर था ये अनचार्ज था, इसे हमने बैटरी से कनेक्ट करा, जिसकी वजह से इस पर धीरे धीरे चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो बैटरी ने इस पर चार्ज लाने के लिए जो वर्क करा वो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। और जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर की प्लेट पे स्टोर होता है, और एनर्जी जो होती है, एनर्जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो प्लेट्स के बीच में स्पेस होता है उसमें होती है। एनर्जी स्टोर जो है बीच में होती है, और जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर की प्लेट्स पर स्टोर होता है। अब जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस चार्ज आता है, तो जितना इधर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इधर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब देखिए होता क्या है, एक होता है एनर्जी डेंसिटी। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, और ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। टोटल एनर्जी को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम जो था ये वॉल्यूम। अब देखिए ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा
वॉल्यूम होता है एरिया इंटू वॉल्यूम हो जाएगा जो पहले प्लेट कैपेसिटर उसकी प्लेट का एरिया इंटू उसके बीच की डिस्टेंस। तो एरिया ए था और डिस्टेंस स्मॉल डी सपोज करी थी, राइट। और जो एनर्जी थी वो हमने हाफ सी वी स्क्वायर अभी उसके फॉर्म में ड्राइव करे थे। तो अगर मैं इसे लिखता हूँ 1/2 सी वी स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू डिस्टेंस, राइट। और जो पेल्पेट कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो स्मॉल यू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और अपॉन ए इंटू डी। और जो ये वी है, वी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस डीवी बाई डी आर। तो जो यहाँ पे वोल्टेज है पोटेंशियल ई इंटू डी के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, और ये जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यू इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है, अब टोटल एनर्जी जूल में थी और ये वॉल्यूम, तो जूल पर मीटर स्क्वायर, इसकी जो सॉरी मीटर क्यूब, इसकी जो वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब और एनर्जी है जूल में। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर क्यूब। तो इसे हम जूल पर मीटर क्यूब ये जो है ये हो जाएगी। तो एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अब इसमें हम एक टर्म और यूज करते हैं कॉमन पोटेंशियल। एक होता है कॉमन पोटेंशियल। अगर हम कोई दो चार्ज कैपेसिटर्स की प्लेट को किसी कंडक्टिंग वायर की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें शेयरिंग होती है। अगर डिफरेंट कैपेसिटर हैं उन पे डिफरेंट चार्जेस हैं, तो चार्ज है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, उसे हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। तो देखिए कॉमन पोटेंशियल होता क्या है। कॉमन पोटेंशियल एक्चुअली ये कुछ ऐसे है, सपोज एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, राइट। सपोज इसकी कैपेसिटी C1 है और इसकी कैपेसिटी C2 है, और इनिशियली इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था, राइट। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, अगर Q होता है CV के इक्वल, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1V1 और Q2 की वैल्यू हो जाएगी C2V2। इस पे चार्ज Q1 आ गया और इस पे चार्ज Q2। सपोज इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2। ये टोटल कैपेसिटर पे जो चार्ज है ये, राइट। अब देखिए अगर हम इसे किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, राइट। सपोज इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। तो जो पोटेंशियल होगा उससे हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। जो इन प्लेट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, और सपोज वो V है
दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल जो है V हो जाएगा। तो बाद में इन पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। सपोज इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश और इस पे चार्ज हो गया Q2 डैश। ये आफ्टर शेयरिंग है। सपोज आफ्टर शेयरिंग इस पर चार्ज हो जाता है Q1 डैश और इस पर चार्ज हो जाता है Q2 डैश, राइट। तो ये तो था बिफोर शेयरिंग। बिफोर कनेक्शन, जब इसे हमने इससे कनेक्ट नहीं करा था। और आफ्टर, जब हम इसे आफ्टर कनेक्ट जब कनेक्ट करेंगे तो उसमें आफ्टर जो है ये हो जाएगा Q1 डैश, तो हो जाएगा C1V और Q2 डैश ये हो जाएगा C2V, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, क्योंकि पहले दोनों चार्ज कैपेसिटर थे, हमने इसे कनेक्ट करा तो चार्ज सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन था Q1 प्लस Q2 और आफ्टर कनेक्शन हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, राइट। तो Q1 था C1V1 प्लस C2V2 और ये हो जाएगा C1V प्लस C2V। यहाँ से हम V अगर कॉमन लेते हैं तो C1 प्लस C2V, राइट। तो V की वैल्यू जो हो जाएगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये जो है ये होगा हमारा कॉमन पोटेंशियल, इसे हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल जो है ये था कि टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इज टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, और शेयरिंग कब हुई जब हमने इसे कनेक्ट करा था। तो हम ये बोल सकते हैं टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन इज टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। इसमें चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन, और रीडिस्ट्रीब्यूशन की शेयरिंग हुई है, हम इसे शेयरिंग भी बोल सकते हैं। बिफोर कनेक्शन और शेयरिंग, इसे हम शेयरिंग भी बोल सकते हैं। तो शेयरिंग इसमें तब तक होगी जब तक कि इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ये जो सेम पोटेंशियल होता है, दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल सेम हो गया उसे हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी लॉस, चार्ज लॉस बाय वन कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज गेन बाय अदर कैपेसिटर। ये जो हमारा डेरिवेशन था, ये वाला जो डेरिवेशन था, एक्चुअली ये हमारा डेरिवेशन जो था ये उस केस के लिए था कि अगर हम कोई दो कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर लेते हैं और दोनों की पॉजिटिव प्लेट हम एक साइड कनेक्ट करते हैं और दोनों की नेगेटिव प्लेट एक साइड, हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। वो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बना दिया। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे था कि अगर ये पॉजिटिव Q1, ये माइनस Q1, इस पे प्लस Q2 और इस पे माइनस Q2 था। तो अगर हम इसे ऐसे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से, तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो मुझे मैंने आपको समझाने के लिए कि दो प्लेट कैपेसिटर हैं और उन्हें कनेक्ट करा। एक्चुअली हमें ये एक्स्ट्रा कनेक्शन करना चाहिए पैरेलल प्लेट,
पैरेलल जो है कनेक्ट करना चाहिए। तो ये पैरेलल जो है कॉम्बिनेशन हो गया। अगर कोई टू कैपेसिटर्स हैं और हम पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से दूसरे की और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो ये जो पोटेंशियल हो जाएगा इसे हम कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन अगर हम इन केस इस टाइप से कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जैसे एक ये है और एक ये है, इस पे प्लस Q1 चार्ज, इस पे माइनस Q1 चार्ज, इस पे प्लस Q2 चार्ज, इस पे माइनस Q2 चार्ज, राइट। और हम इस एक की नेगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं, तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो V हो जाएगा C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस केस में कॉमन पोटेंशियल हम ये करेंगे C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आप ध्यान रखेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि हम उसे जो दो कैपेसिटर्स हैं उन्हें कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वो जो पहले मैंने ये डायग्राम बनाया था इस टाइप से, ये बस समझाने के लिए करा था। पर ये जो फॉर्मूला है, अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो ये कॉमन पोटेंशियल, और अगर हम एक की नेगेटिव प्लेट को दूसरे की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं तो कॉमन पोटेंशियल हम इससे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होगा। ओके, अब देखिए, एक्चुअली जब हम ये शेडिंग करते हैं चार्जेस की, तो जब हम वायर को कनेक्ट करते हैं तो कभी कभी स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, कभी कभी जो ये कनेक्टिंग वायर होता है इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से कुछ चार्ज का जो है लॉस हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम चार्जेस को शेयर करते हैं तो कुछ चार्ज का लॉस हो जाता है। अब जैसे कुछ स्पार्किंग फॉर्म में लॉस हो गया, कुछ हीट की फॉर्म में लॉस हो गया। चार्ज से मतलब एनर्जी का लॉस ऑफ एनर्जी। एक्चुअली चार्ज का लॉस नहीं होता, एनर्जी का लॉस होता है। जो ये कैपेसिटर थे, चार्ज कैपेसिटर थे, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर थी, जो एनर्जी स्टोर थी जब हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्जेस होता है, तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एनर्जी का लॉस होता है। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो गया, चार्जेस, ठीक है। तो अब देखिए, अभी जैसे हमने करा कि पहले अनचार्ज सॉरी पहले कोई दो चार्ज कैपेसिटर थे और उसे हमने बाद में कनेक्ट करा जिससे कॉमन पोटेंशियल आ गया। जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। अब देखिए, जब दोनों कैपेसिटर को हमने कनेक्ट नहीं करा था तो उस टाइम पे जो उनकी टोटल एनर्जी थी, दोनों कैपेसिटर की एनर्जी का सम, राइट। तो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, सपोज वो E1 है, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, तो दोनों की एनर्जी का सम, तो ये हो जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। ये था टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। अब जब हम दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो उनका कौन पोटेंशियल हो जाएगा,
और टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग कितनी होगी? टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग सपोज E2 हो जाती है, तो ये हो जाएगी 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V²। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, कॉमन पोटेंशियल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 C1 प्लस C2V²। और अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2, V का हमारा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका होल स्क्वायर। इसे मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ 1/2 C1 प्लस C2 और C1V1 प्लस C2V2, ये ब्रैकेट में स्क्वायर अपॉन इसका अलग स्क्वायर कर देता हूँ C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ये सेम है तो ये एक इससे एक कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारा C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, राइट। अब देखिए हमने कहा है कि जब हम चार्जेस की शेयरिंग करते हैं तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि बिफोर शेयरिंग एनर्जी ज़्यादा थी और आफ्टर शेयरिंग एनर्जी कम हो गई, तभी लॉस हुआ। तो अगर हम लॉस निकालते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी, अगर हम ये लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा E1 माइनस E2 के इक्वल। पहले एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में एनर्जी कम, तो E1 माइनस E2। तो जो लॉस है वो डेल्टा E हो जाएगा। E1 कितना था? 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2² माइनस E2 कितना था? C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, राइट। अब हमें इसे बस सॉल्व करना है। ये हर जगह हाफ है तो मैं हाफ कॉमन ले सकता हूँ। ये हो जाएगा C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, राइट। और अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 1/2 ये C1 प्लस C2 पूरे में, ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा C1 प्लस C2 V1² प्लस C1 प्लस C2 V2² माइनस, इसे मैं a प्लस बी की डिस्कस ओपन करता हूँ तो C1² V1² प्लस C2² V2² प्लस 2 C1 C2 V1 V2 ये। और अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो जैसे यहाँ पे आएगा C1² V1² और एक आएगा C1 C2 V1², तो ये हो जाएगा C1² V1² प्लस C1 C2 V1²। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा C1 C2 V2² प्लस C2² V2² माइनस, जब मैं ओपन करूँगा तो ये सब नेगेटिव हो जाएगा, माइनस C1² V1² माइनस C2² V2² माइनस 2 C1 C2 V1 V2 और नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2। अब देखिए ये C1 V1², C2 V2², C1 V1² एंड C2 V2²। अगर आप देखते हैं C1 C2 यहाँ पर भी है, C1 C2 यहाँ पर भी और C1 C2 यहाँ पर भी है, मैं इसे कॉमन निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और अंदर ब्रैकेट में बचेगा V1² प्लस V2² माइनस 2 V1 V2, राइट। और इसे मैं लिख सकता हूँ C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का
होल स्क्वायर। तो ये हमारा लॉस जो था एनर्जी का लॉस वो आ गया C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग आफ्टर शेयरिंग। तो ये था लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। अब देखिए, अगर ये जो हम यहाँ पे देखते हैं C1 C2 जो है पॉजिटिव ही होंगे। अब चाहे V1 बड़ा हो या V2 बड़ा हो, जो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे V1 की वैल्यू बड़ी हो या V2 की वैल्यू बड़ी हो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी। इसका मतलब कि डेल्टा E हमेशा पॉजिटिव होगा। तो E1 माइनस E2 इज ग्रेटर देन 0। तो हम ये कह सकते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2। इसका मतलब जब भी हम चार्जेस की शेयरिंग करेंगे, जब भी चार्जेस की शेयरिंग होगी कुछ एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो जब भी हम टू चार्ज कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं जिसकी वजह से चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शेयरिंग ऑफ चार्जेस जब भी होता है तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। अब वो चाहे कनेक्ट करके टाइम, जो हम वायर को कनेक्ट करते हैं उस टाइम पर स्पार्किंग की फॉर्म में हो जाए, या जब वायर जो होता है करंट कैरिंग वायर जब चार्ज फ्लो करता है हीट की फॉर्म में हो जाए, कुछ एनर्जी का लॉस जरूर होता है। तो ये था लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। और बिफोर शेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और आफ्टर शेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है। और ये डेल्टा ई जो था लॉस ऑफ एनर्जी था C1 C2 अपॉन 2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर कर रहे थे उसमें हमने जब जो पहला चैप्टर किया था हमने कूलम्ब्स लॉ भी था उसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट भी हमने किया था, तो वहाँ पर हमने डाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की थी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो के होता है, और हमने वहाँ पर जो इसकी वैल्यू थी एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो इसकी डेफिनेशन थी रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो डायरेक्टिव कांस्टेंट होता है रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसका जो फॉर्मूला देखा था वो आया था ई नॉट बाई ई। ये था जो फ्री स्पेस में और ये मीडियम में। तो के जो होता है ई नॉट बाई ई के इक्वल भी होता है। जैसे हमने फोर्स की टर्म में भी इलेक्ट्रिक फोर्स जो थी उसकी टर्म में भी के की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो जो के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये ई नॉट बाई ई भी, ये हम जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट वहाँ पर हम ये कर चुके हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी टर्म में भी था, राइट। अब हम यहाँ पर ये ई नॉट बाई ई की वैल्यू, ये मीडियम में और ये एयर में, तो क्या होता है ई नॉट बाई ई के इक्वल। अब देखिए एक चीज होती है हमारी इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी SU, सस्केप्टिबिलिटी, राइट। अब देखिए ये क्या होता है एक्चुअली, जो इलेक्ट्रिकल सस्केप्टिबिलिटी होती है इसे हम
एक टर्म होती है पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है आपने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। पोलर एंड नॉन पोलर जो होते हैं, पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, उसमें डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी जो ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी बात हो रही है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। तो जो पी है, अगर मैं प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी आ जाएगा। ये होता है एप्सिलॉन जी ई, ये होता है, राइट। तो ये जो ये मैंने अभी सिंबल बनाया, ये इसे हम बोलते हैं जी, CHI, जी से स्पेल करते हैं। ये जो है ये इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी के लिए होता है, इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी, इसे हम इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी बोलते हैं, CHI, इससे हम इसे स्पेल करते हैं। तो ये जो है ये कांस्टेंट है और ये है इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी जो एप्सिलॉन का है। एप्सिलॉन होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ इस मीडियम, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये होता है। वैक्यूम के लिए, अगर वैक्यूम है, वैक्यूम के लिए सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू 0 होती है। ये जो कांस्टेंट है सस्केप्टिबिलिटी जो भी है इसके लिए 0 होती है, ठीक है। अब देखिए हम जो है इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी का और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन निकालते हैं। होता क्या है कि जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर डेवलप होती है वो, और उसकी वैल्यू होती है E अपॉन एप्सिलॉन, राइट। ये होती है E अपॉन एप्सिलॉन। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम तब करते हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम इंसर्ट करते हैं, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। इसे आप रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। तो ये P अपॉन एप्सिलॉन, अगर मैं P की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा E नॉट माइनस एप्सिलॉन जी E अपॉन एप्सिलॉन, ये इससे कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E नॉट माइनस जी ई। अब देखिए जो हमारा ये के था ये ई नॉट बाई ई था, तो ई को मैं लिख सकता हूँ ई नॉट बाई के, ई को हम लिख सकते हैं ई नॉट बाई के। तो इस ई को रिप्लेस कर देते हैं तो ये ई की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट माइनस, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई बाई ई की वैल्यू होगी, या इसे ऐसे भी कर सकते हैं जी इंटू, ये तरह के ऐड हो जाएगा तो ई कॉमन अगर लेंगे 1 प्लस सस्केप्टिबिलिटी इज इक्वल टू ई नॉट, राइट। और अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ ई जो है ई नॉट बाई के है, राइट। तो ई नॉट हो जाएगा ई इंटू के, तो इसे लिख सकते हैं ई 1 प्लस
सस्केप्टिबिलिटी इज इक्वल टू ई इंटू के, ई से ई कैंसिल, तो डायरेक्टिव कांस्टेंट जो होता है के की वैल्यू 1 प्लस सस्केप्टिबिलिटी के इक्वल होता है। डायरेक्टिव कांस्टेंट जो होता है 1 प्लस सस्केप्टिबिलिटी इसके इक्वल होता है, राइट। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी होती है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इलेक्ट्रिक बिहेवियर के लिए होती है। जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके इलेक्ट्रिक बिहेवियर को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करती है। तो इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी से हमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बारे में पता चलता है। और डिफरेंट मटेरियल की सस्केप्टिबिलिटी डिफरेंट होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आपको जो भी अभी मैंने समझाया इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी ये आपको क्लियर हो गया होगा और आपने उम्मीद है कि नोट भी कर लिया होगा। अब एक चीज होती है हमारी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिना ब्रेक डाउन हुए उसे एक टाइप से विदस्टैंड कर लेता है उसको। और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो उसकी सेम रहती है। होता क्या है कि जब जैसे आपने नोटिस किया होगा हमारे घर में भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई भी होती है। तो कभी कभी जैसे कोई हम जो हीटर है उसका जो कनेक्टिंग वायर होता है या गीज़र जो उसका कनेक्टिंग वायर होता है, कभी कभी वो वायर कहीं से सड़ जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम हीटर का प्लग लगाते हैं तो एक पावर प्लग होता है, एक जो हमारा छोटा प्लग होता है। क्योंकि हीटर ज़्यादा पावर ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, तो ज़्यादा करंट ड्रॉ करने की वजह से वो जो है उसमें हीट प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाती है। वो एक अलग कंसेप्ट है। एक होता है कि जब हम किसी डायरेक्टिव मीडियम को कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू जो हम जैसे ये वोल्टेज की बात करते हैं या अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं और वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है उसके बीच हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की एक स्ट्रेंथ होती है कि वो कितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे झेल सकता है, एक लिमिट तक वो कर सकता है। उसके अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाती है तो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम ऐसे बोल सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो बियर कर सकता है बिना ब्रेक डाउन हुए वो उस पर मतलब वर्क करता रहता है, उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एज इट इज रहती हैं। वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब जो हम मटेरियल यूज करते हैं एक्चुअली जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उससे हम बहुत कम वैल्यू तक उसे यूज करते हैं। वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे जो एक्चुअली हम उसे यूज करते हैं कि जैसे कोई एक डाइलेक्ट्रिक कोई एक वायर है और हमारे जैसे ये पावर प्लग्स होते हैं, एक छोटे प्लग होते हैं। तो ये ऐसे हम इसे यूज करते हैं कि अगर थोड़ा सा लाइट का फ्लक्चुएशन हो जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाएंगे या करंट थोड़ा बढ़ भी जाएगा तो भी उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज पे एकदम फर्क ना पड़े। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, जो उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की एक्चुअल वैल्यू है उससे हम बहुत कम स्ट्रेंथ पर उसे यूज करते हैं। वो सेफ्टी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे यूज करते हैं। अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। ये क्या है कि अगर कोई हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हम उसकी प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उस
कैपेसिटर की कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, हम ये देखेंगे और उसका रिलेशन ड्राइव करेंगे। कैपेसिटी हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर मतलब ड्राइव करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ अ हम कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इसके लिए रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं। पहला केस है जब हम उसमें डाइलेक्ट्रिक सॉरी जब हम उसमें कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे। जब हम उसमें कंडक्टिंग स्लैब जो है यूज करेंगे उसकी प्लेट्स के बजाय। अब देखिए सपोज ये कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी प्लेट्स हैं। सपोज इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है और प्लेट का एरिया जो है वो कैपिटल ए है। हमने इसे कुछ चार्ज दिया और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। सपोज इनिशियल ये जो अभी इसके बीच में क्या है, एयर है, तो एयर मीडियम है, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई वो ई नॉट होगी, राइट। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी जब एयर है तो सी नॉट हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कैपेसिटी है जब इसके बीच में कोई मीडियम नहीं था, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसके बीच में एक जो है कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसके बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, बीच में हमने इसके कंडक्टिंग स्लैब रख दिया ऐसे करके। अब जो इसका एरिया ए है, इसका एरिया भी उतना ही ए है, लेकिन जो इसकी थिकनेस है, सपोज इसकी थिकनेस टी है, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इसमें डाल दिया। अब होता क्या है कि ये क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब है, मेटल स्लैब, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इधर था उतना नेगेटिव चार्ज इस साइड पे आ जाएगा। ये इंड्यूस चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड चला जाएगा, राइट। अब बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर को है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी इधर से इधर, और यहाँ पर ऐसे हो जाएगी। ये तो एयर में थी, राइट। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्लैब के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, इधर से इधर, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज इधर था उतना इधर नेगेटिव चार्ज था, और जितना नेगेटिव था इतना पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव चार्ज। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इस साइड डायरेक्शन लग गया और इक्वल एंड अपोजिट इधर को लग गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर ये जीरो हो गई। सॉरी, ये जो कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ बाहर लग गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो ये कंडक्टिंग स्लैब है,
वो जीरो हो गई। तो अब सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर लग रही है। तो टी थिकनेस के अंदर, स्लैब के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये जो डी माइनस टी थिकनेस बचेगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। तो अब देखिए हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब जब ये था तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस वी है, ये होता है एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और डिस्टेंस है डी माइनस टी, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। जो ई की वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये ई नॉट हो जाएगा। तो मैं ई नॉट की जो वैल्यू है वो पुट कर देता हूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और जो सिग्मा होता है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, तो मैं इसे एफ लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, जो है ये हो जाएगा। अब जो कैपेसिटी होती है वो होती है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो चार्ज इस पे क्यू था और अब पोटेंशियल हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी हो जाएगी, ये जो कैपेसिटी है सी हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ये बन जाएगा डी माइनस टी, राइट। अब अगर मैं यहाँ से डी कॉमन निकालता हूँ, डी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड करूँगा, तो सी की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी 1 माइनस टी बाई डी, राइट। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या था, ये सी नॉट की वैल्यू थी। ये तो होता जब हमने कैपेसिटी जब उसमें एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये जो था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये हो जाएगा सी नॉट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी, ये सी नॉट की टर्म है, सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी। अब देखिए जो ये है टी बाई टी, टी की वैल्यू डी से कम है तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 माइनस जो भी ये टर्म होगी तो ये नीचे की साइड जो है डिनोमीटर में 1 से छोटी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कैपेसिटी है C इज ग्रेटर देन सी नॉट। इसका मतलब ये है कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम कोई कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि सी की वैल्यू सी नॉट से बड़ी है, सी नॉट से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। और जनरली हम इसे ऐसे लिख देते हैं कि जो सी की वैल्यू होती है वो के टाइम्स सी नॉट, सॉरी ये बाद में करते हैं, ये सी की वैल्यू सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई टी, राइट। तो जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसकी कैपेसिटी जो है इंक्रीज कर गई। अगर इन केस टी की वैल्यू डी के इक्वल हो, टी की वैल्यू अगर डी के इक्वल हो जाएगा तो 1 माइनस 1 जीरो, अगर टी थिकनेस जो है वो डी के इक्वल होगी तो कैपेसिटी बिकम्स इन्फिनिटी, राइट। तो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेज ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, और अगर कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के जो प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, मतलब टी की वैल्यू डी के इक्वल हो जाएगी, तो कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये था
capacity of a pilot plate capacitor when conducting slab introduced between the plates of the pilot plate capacitor. तो स्टूडेंट्स ये जो था ये था कैपेसिटी ऑफ अ pilot plate capacitor विद कंडक्टिंग स्लैब. अब अगर हम कंडक्टिंग स्लैब की जगह डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर हम कंडक्टिंग स्लैब की जगह डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? अब देखिए, सपोज ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लेट 1 प्लेट 2, हमने इसे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इधर पॉजिटिव प्लेट 1 और इधर नेगेटिव चार्ज. ऐसा, तो इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी. अभी क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, एयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर से इधर को हो जाएगी और ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस टाइम पे फिर वही कि इसके जो प्लेट्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी और प्लेट का एरिया ए है. तो एयर में इसकी जो कैपेसिटी है, जब एयर है बीच में, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. राइट. अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं. हमने इसके अंदर एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करा. इसकी थिकनेस राइट. अब जो प्लेट का एरिया था इसका एरिया उतना ही है. और जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसके अंदर ये पार्शली पोलराइज हो जाता है. जो हमने पोलराइजेशन एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पढ़े हैं, उसमें जब हमने ये पोलर डाइलेक्ट्रिक पढ़े हैं उसमें पोलैरिटी आती है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी. राइट. तो ये कुछ ऐसा हो जाता है कि इधर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऐसे करके. अब इसके अंदर जितना नेगेटिव होगा उतना ही इधर पॉजिटिव, पर ये नहीं है कि जितना प्लेट पर पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे नहीं होगा. इसमें जो बाहर कैपेसिटर की प्लेट है उस पर चार्ज अलग, और यहाँ पे क्योंकि ये पार्शली पोलराइज हुआ है तो यहाँ पे बहुत जो है कम, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को डेवलप हो जाएगी. ये सपोज ईपी है. राइट. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा ई नॉट माइनस ईपी. अब अंदर इतनी हो गई और जो बाहर है वो ई नॉट है, वो ऐसे ही इधर से इधर को होगी, जो यहाँ पर ई नॉट है और अंदर की साइड ई पी. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक ई नॉट माइनस ई पी हो जाएगा. ये जो प्लेट्स और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच का एरिया यहाँ पर एयर ही है. राइट. चलिए, अब जो हमने ई नॉट बाई ई, ये जो ई है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर. ई नॉट बाई ई की वैल्यू जो होती है वो के इक्वल होती है. तो हम इसे अगर अब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं. इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V प्लेट्स के बीच है, वो पोटेंशियल डिफरेंस एक तो जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर फील्ड है, इसकी वजह से तो E हो जाएगा E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस इसके अंदर कितना है, ये E है और इसकी थिकनेस है T. ये हो जाएगा
ई इंटू टी, राइट। अब देखिए जो ई की वैल्यू है वो ई नॉट बाई के हो जाएगी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के इंटू टी। तो यहाँ से अगर मैं ई नॉट कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ई नॉट डी माइनस टी बाई टी बाई के, और ई नॉट होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अब देखिए हमें पोटेंशियल पता चल गया, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी जो होती है वो होती है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन, और ये जो फॉर्मूला था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, क्यू से क्यू कैंसिल, राइट। तो ये हो जाएगा सी की जो वैल्यू है सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसे और ऐसे भी लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, यहाँ पे टी कॉमन है, टी अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के, तो ये रहते हैं कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर when dielectric slab introduced between plates of a capacitor। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा, तो ये हमारा फॉर्मूला है कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये डेरिवेशन जो है इसका फॉर्मूला। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो भी उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। अब देखिए अगर हम ये कहते हैं कि टी की वैल्यू डी के इक्वल है, अगर टी की वैल्यू डी के इक्वल है, टी की वैल्यू डी के इक्वल है, तो माइनस डी प्लस डी कर जाएगा ये डी बाई के, राइट। तो ये के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। अगर टी की वैल्यू डी के इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं कि जो सी होता है वो के टाइम्स सी नॉट हो जाता है, के टाइम्स सी नॉट हो जाता है। अगर आप ये जो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया इसमें आप टी की जो वैल्यू है अगर वो डी के इक्वल होगा, टी की वैल्यू डी के इक्वल, तो ये माइनस डी प्लस डी कर जाएगा, ये डी बाई के ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये जो कैपेसिटी होती है वो के टाइम्स सी नॉट हो जाती है, राइट। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप उससे इसे एक बार देख सकते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपकी बुक में होंगे, वो आप न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर सकते हैं। और ये हमारा कैपेसिटर था, कैपेसिटेंस का चैप्टर, और आज हम इतना ही करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सामने आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।